Hello everyone, myself Jasleen from DNA Education, and today we are going to start the fifth poem from Beehive, The Legend of the Northland, which is written by Phoebe Carey. So before initiating the poem, let's talk about the poet first, right? So Phoebe Carey was born on 4th September 1822 and died on 31st July 1871. She was an American poet and the sister of Alice Carey. Two sisters co-published poems in 1849 and then each went on to publish volumes of her own. So अगर हम बात करें पोएम की द लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, सो ये जो पोएम है ये बैले फॉर्म में लिखी गई है, यहाँ पढ़ सकते हैं हम. इट इज़ अ बैले, अ पोएम नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजास. एक ऐसी पोएम जो कि किसी स्टोरी को नरेट कर रही है शॉर्ट स्टैंजाज में. अगर आप पोएम पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि इस पोएम के अंदर 16 स्टैंजाज हैं. लेंदी पोएम है लेकिन सभी स्टैंजाज जो हैं वो सब ओनली हर जो स्टैंजा है वो 4 लाइन्स का है. सो ये शॉर्ट मतलब जो कोई ऐसी स्टोरी या ज़्यादातर हम जो बैले लिखते हैं ये हम ज़्यादातर लिखते हैं या तो हमें ट्रेडिशनल कोई हमें फोक या हमें कोई स्टोरी सुनानी हो, मतलब पुराने टाइम की कोई भी ओल्ड लेजेंड सुनाने के लिए हम लोग या बताने के लिए अपने व्यूज़ को उस चीज़ पे एक्सप्रेस करने के लिए हम बैले फॉर्म का यूज़ करते हैं कि हम एक स्टोरी बता रहे हैं शॉर्ट स्टैंजाज के थ्रू. एक पोएम में शॉर्ट स्टैंजाज के थ्रू जब हम पोएम बताते हैं या कोई स्टोरी बताते हैं सो उसको हम बैले बोलते हैं. और अगर हम बात करते हैं पोएम की 16 स्टैंजाज हैं, लेंदी पोएम है लेकिन इसमें जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं वो बहुत ही सिंपल है. इस पोएम की जो लैंग्वेज है वो बहुत ही सिंपल. आई होप जब आप इस पोएम को पढ़ेंगे आप इसको इंजॉय भी करेंगे और आप इसको बहुत ही ईजीली समझ पाएंगे. सो अगर हम बात करें पोएम की स्टोरी की, सो हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं पहले पोएम के बारे में. पोएम में जो the title of poem is itself saying that this poem is all about the Northland. Northland मतलब है कि कोई मतलब जो भी नॉर्थ पोल के पास की जगह है वहाँ पर, वो कोई भी हो सकती है, वो अलास्का हो सकता है या फिर अपर पार्ट ऑफ रशिया हो सकता है, कनाडा हो सकता है. ज़्यादातर नॉर्थ रीजन जो होता है, नॉर्थ रीजन बेसिकली कोल्ड रीजन भी कहा जाता है, वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है. सो ये पोएम जो है ये किसी भी इसमें इस पोएम के अंदर ना कोई सिटी स्पेसिफिकली बताई गई है. अगर हम बात करें किसी कंट्री की तो वो भी कुछ स्पेसिफिक नहीं है. दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट नॉर्थलैंड, वो किसी भी जगह के बारे में हो सकती है. सो स्टार्ट करते हैं पोएम. इस पोएम में सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन दिया गया है नॉर्थलैंड के बारे में कि किस तरह की जगह होती है वो, वहाँ पे किस तरह के लोग होते हैं, वहाँ पे बच्चे कैसे होते हैं, तो डिस्क्रिप्शन दिया गया है और वहाँ के प्लेस का. उसके बाद इसी पोएम के अंदर वहाँ की एक बहुत ही जिसे बोलते हैं कि वहाँ की बहुत पॉपुलर एक स्टोरी है जो बच्चों को वहाँ पे सुनाई जाती है. तो पोएट कहती हैं फीब केरी कि मुझे लगता नहीं है कि वो पोएम वो स्टोरी सुनाई जाती है वो स्टोरी सच है, लेकिन फिर भी जब आप उस स्टोरी को सुनेंगे तो आप उससे पक्का कोई ना कोई लेसन जो है वो ज़रूर लेंगे. सो ये एक स्टोरी है इस पोएम में ही. लेट्स स्टार्ट द पोएम नाउ. अवे अवे इन द नॉर्थलैंड where the hours of the day are few and nights are so long in winter that they cannot sleep them through. अब यहाँ पे बात हो रही है अवे अवे इन दी नॉर्थलैंड. हमने पहले भी बात की है जब किसी भी चीज़ को पोएम में रिपीट किया जाता है तो वो किस लिए किया जाता है, टू प्रेशराइज और टू एम्फेसाइज समथिंग. जब हम किसी चीज़ पे प्रेशर डालते हैं, किस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाना चाहते हैं कि तब हम यूज़ करते हैं रिपीटेशन या फिर किसी भी चीज़ का. अगर हम जैसे यहाँ पर यूज़ किया है अवे अवे, तो यहाँ पे कहा है कि अवे अवे कहीं बहुत दूर नॉर्थलैंड में वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू. अभी डिस्क्रिप्शन है नॉर्थलैंड का कि जहाँ पर नॉर्थलैंड क्या कौन सी जगह है वो जहाँ पर दिन का जो टाइम होता है बहुत ही कम होता है. अगर हम अपने आसपास भी देखें तो जब हम देखते हैं सर्दियों में, विंटर्स में या समर्स में जो हम देखते हैं टाइम पीरियड ऑफ नाइट एंड टाइम पीरियड ऑफ डे, वो दोनों बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, मतलब आपस में उनका टाइमिंग सेम नहीं होता है. जैसे कि हम बात करें अगर समर्स में तो विंटर टाइमिंग, अगर हम बात करें समर्स में तो डे टाइम जो है वो थोड़ा लंबा होता है, उसका टाइम पीरियड ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नाइट टाइम. और ऐसे जब हम बात करते हैं विंटर्स की तो इसका ऑपोजिट होता है. विंटर्स में डे टाइमिंग जो है वो उसका टाइम पीरियड शॉर्ट होता है एज़ कम्पेयर टू नाइट्स आर लॉन्गर एंड लॉन्गर इन दी विंटर्स. सो यहाँ पर भी यही बात हो रही है क्योंकि ये नॉर्थ पोल के पास है, कोल्ड रीजन में आता है. तो यहाँ पर बताते हैं कि जो डे का टाइम होता है वो बहुत ही कम होता है एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर. और जो वहाँ की जो मतलब अगर हम बात करें नाइट्स की, वहाँ की जो रातें होती हैं विंटर्स की वो बहुत ही लंबी होती हैं.
दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, कि पूरी रात तो हम वहाँ पे सो ही नहीं सकते हो, क्योंकि अगर हम जनरली अगर देखें हमारी 8 to 9 आवर्स की मैक्सिमम स्लीप होती है। तो वो बताते हैं कि अगर हम सो जाएं और उसके बाद हम सो के 8-9 घंटे के बाद भी इनकेस उठते हैं तो भी वहाँ पर रात ही हो रही होती है। तो मतलब वो बताते हैं कि जो वहाँ पे नाइट का टाइम है वो बहुत ही लंबा होता है। सो पोएम स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर नॉर्थलैंड का डिस्क्रिप्शन मिल गया है हमें कि कहीं पे नॉर्थलैंड की बात हो रही है कहीं दूर, जहाँ पे नाइट टाइम जो है वो बहुत लंबा होता है और विंटर्स जो है वो बहुत ही उसका जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही छोटा होता है। आगे पढ़ते हैं। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bears cubs in their funny furry clothes. अब यहाँ पे बात हो रही है when they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, मतलब यहाँ पे बात हुई है, वर्ड मीनिंग्स भी हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बात हो रही है विंटर टाइमिंग में क्या होता है कि हमने कितनी बार देखा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो होती है। सो वहाँ पर क्या होता है, आपने क्रिसमस पे भी देखा होगा जिस तरह का एक व्हीकल के ऊपर, जिस तरह के व्हीकल के ऊपर सांता क्लॉज आते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। उसको रेनडियर जो है वो लेकर जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है हार्नेस का मतलब होता है फास्टनिंग ऑफ अ रेनडियर टू अ स्लेज, जिस तरह का व्हीकल वो स्लेज के ऊपर आते हैं सांता क्लॉज। तो वो बताते हैं कि स्नो टाइम, जब विंटर टाइम में वहाँ पे स्नो पड़ती है तो वहाँ पर आना जाना जो है वो सारा स्लेज के थ्रू होता है। और उस स्लेज को जिससे बांधा हुआ होता है, रेनडियर को, स्लेज को रेनडियर से बांधा हुआ होता है, तो वो कहते हैं जिस चीज़ से बांधा जाता है उसको हार्नेस बोला जाता है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि वो ऐसी जगह है जहाँ पर रेनडियर्स को स्लेज से हार्नेस के थ्रू बांधा जाता है स्नो पे, ताकि वो स्नो के ऊपर उससे आना जाना कर सके। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स, और वहाँ पे जो बच्चे हैं उनको किससे कंपेयर किया गया है, वहाँ पे बियर के जो बच्चे होते हैं, बियर के कब्स जो होते हैं उनके बच्चों को कब्स बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि उनके बच्चों जैसे बिल्कुल सेम ऐसे लगता है जैसे कि वो बियर कब्स हैं। अब उनको बियर कब्स वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि दे लुक लाइक बियर्स कब्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, क्योंकि जो उनके कपड़े होते हैं वो, क्योंकि बहुत ही ठंड होती है वहाँ पे और बच्चों को तो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो बताते हैं कि जो उनके फनी फरी क्लोथ्स, उनके जो फर वाले वुलन वाले जो कपड़े होते हैं उसमें वो बहुत ही, एक तो बहुत ज़्यादा जो है उनका कलर बहुत फेयर होता है, ऊपर से उनके जो कपड़े होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है वुलन फरी टाइप के होते हैं। तो बताते हैं कि उसके अंदर वो जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा किससे कंपेयर करते हैं, वो बताते हैं कि बच्चे बिल्कुल ही जो है वो बियर कब्स की तरह दिखते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव दिस ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। अब यहाँ पे वो बताते हैं कि वहाँ पर जो बच्चे होते हैं, दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, दे यहाँ पर यूज़ किया गया है उन बच्चों के पेरेंट्स के लिए और मे बी फॉर द ग्रैंड पेरेंट्स, और यहाँ पे देम यूज़ किया गया है फॉर द चिल्ड्रन ऑफ दैट प्लेस ऑफ द नॉर्थ रीजन। तो बताते हैं कि वहाँ पे जो बच्चे होते हैं, वहाँ के जो किड्स होते हैं, उनको वहाँ पर एक स्टोरी सुनाई जाती है। उनके ग्रैंड पेरेंट्स उनको वो स्टोरी सुनाते हैं या फिर उनके पेरेंट्स उनको वो स्टोरी सुनाते हैं, जो कि पोएट कहती है कि वो मुझे लगता नहीं है कि वो स्टोरी ट्रू है, लेकिन यू मे लर्न अ लेसन, पर आप उससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू, अगर मैं आपको वो स्टोरी सुनाऊंगी तो आप डेफिनेटली उससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। अब यहाँ से जो है उन्होंने नॉर्थलैंड का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। अब वो यहाँ से क्या स्टार्ट कर रही हैं, वो स्टोरी स्टार्ट करती हैं जो कि वहाँ पर नॉर्थ पोल के पास का जो एरिया है, नॉर्थ रीजन, नॉर्थ लैंड पर उन बच्चों को सुनाई जाती है। तो अब स्टार्ट करते हैं आगे। वंस यहाँ पर यूज़ किया गया है, जैसे हम कभी भी कोई स्टोरी सुनाते हैं वंस अपॉन ए टाइम, सो यहाँ पर भी वंस उस स्टोरी को इनिशिएट करने के लिए, स्टोरी स्टार्ट करने के लिए यूज़ किया है। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो and walked about it preaching just as he did, you know। अब यहाँ पे बोलते हैं once, एक बार की बात है, when the good Saint Peter, जबकि जो सेंट पीटर थे वो live in the world below, जब वो यहाँ पर हमारे साथ अर्थ पर ही रहते थे,
एंड वॉकड अबाउट इट, और वो जाया करते थे, जैसे हम लोग कितनी बार देखते हैं जो हमारे बड़े पूर्वज होते हैं, या फिर जो गॉड की अगर हम बात करें, जितने भी ये प्रीचर्स होते हैं, जितने भी हम बात करते हैं कि जो सेंट लोग होते हैं, तो ये लोग हमेशा क्या करते हैं, अपनी प्रीचिंग्स देते हैं, लोगों को अच्छे अच्छे उपदेश देते हैं। सो यहाँ पर यही बताया गया है कि वो जो गुड सेंट पीटर थे वो लोगों को उपदेश देने के लिए, प्रीचिंग के लिए, उनको अच्छे लेसन्स देने के लिए पूरी अर्थ पे घूमा करते थे, वो जाया करते थे। एज ही डिड, यू नो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो ऐसा किया करते थे। इसके बाद वो कहते हैं, ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ where a little woman was making cakes and baking them on the hearth। अब यहाँ पर वो बोलते हैं कि जैसे अभी हमने बात की, वो सेंट पीटर जो है वो जाया करते थे प्रीचिंग्स के लिए, गुड लेसन्स देने के लिए लोगों को। सो ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, वो जाते हैं और वो कहाँ पहुँचते हैं, वो एक छोटी सी कॉटेज के दरवाजे के पास पहुँचते हैं। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, जब वो अर्थ पे ट्रैवल कर रहे होते हैं। वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स, जहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी वुमेन जो है, एक लिटिल वुमेन जो है, वहाँ बैठ के केक्स बना रही होती हैं। एंड बेकिंग देम ऑन दी अर्थ, अब वो कहते हैं कि वहाँ पर वो केक बना रही होती हैं, उनको बेक कर रही होती हैं हर्थ के ऊपर। हर्थ का यहाँ पे वर्ड मीनिंग भी लिखा हुआ है, अ फायर प्लेस, मतलब एक फायर का प्लेस, जैसे गैस होता है हमारे पास, उसी तरह का हर्थ होता है, वो फायर प्लेस होता है जिसके ऊपर वो क्या कर सकती हैं, वो बेक कर सकती हैं केक्स को। सो बताया जाता है यहाँ पर कि वो जो है केक बेक कर रही हैं, वो छोटी सी जो वुमेन वहाँ पे बैठी हुई हैं। तो अब क्या होता है, and being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her stores of cakes to give him a single one। अब क्या होता है, वो कहते हैं and being faint with fasting। अब फेंट का मतलब होता है वैसे कि बेहोश हो जाना, लेकिन यहाँ पर फेंट का मतलब यूज़ किया गया है बहुत ही वीक हो जाने के लिए। और फास्टिंग होता है कि अगर आप कोई व्रत रखते हैं बेसिकली, लेकिन फास्टिंग का मतलब ये भी होता है कि नॉट ईटिंग विलिंगनेस, मतलब कि आप अपनी मर्जी से अगर कुछ नहीं खा रहे हैं, सो उसके लिए यहाँ पे फास्टिंग यूज़ किया गया है। तो बताते हैं कि वो जो सेंट पीटर हैं वो पूरा जो है ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं अर्थ पे। वो जैसे ही उस वुमेन के कॉटेज के पास पहुँचते हैं, वो देखते हैं कि वो जो वुमेन है वहाँ पे केक बना रही होती है और अर्थ के ऊपर जो है उसको बेक कर रही होती है। अब वो वहाँ जाते हैं क्योंकि वो फेंट हो गए हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है, वो फास्टिंग कर रहे होते हैं। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और दिन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, दिन खत्म होने वाला है। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, तो वो क्या कहते हैं, वो उसका स्टोर देखते हैं केक्स का, जो सेंट पीटर है उस वुमेन के केक के स्टोर को देखते हैं, और वो क्या कहते हैं उनको, टू गिव हिम अ सिंगल वन। वो उनसे एक केक मांगते हैं, वो कहते हैं कि मुझे एक केक दे दो। अब हम बात करेंगे कि वुमेन जो है उनको केक देती है, नहीं देती है, और देती है तो वो कैसे देती है। आगे चलते हैं। देन सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। अब वहाँ पे होता क्या है, सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, क्योंकि उन्हें अब सेंट पीटर ने उससे केक मांगा है, उनको केक खाना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं और उन्होंने क्योंकि वो फास्टिंग कर रहे थे। सो वो उनसे एक केक के लिए बोलते हैं। सो वो वुमेन जो है वो बहुत ही एक छोटा सा केक बनाती हैं। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक बट एज एट बेकिंग ले, लेकिन जैसे ही वो उनको हर्थ के ऊपर रखती हैं उन केक को, जैसे ही वो हर्थ के ऊपर उस केक को रखती हैं उसको बेक करने के लिए, शी लुक्ड एट इट, वो एकदम से उसकी तरफ देखती है, एंड थॉट इट सीम्ड, और वो एकदम से सोचती हैं उसको देखने के बाद, टू लार्ज टू गिव अवे। जैसे ही वो उस केक की तरफ देखती हैं तो उनके दिमाग में थॉट आता है और वो सोचती हैं कि टू लार्ज टू गिव अवे, कि ये देने के लिए तो बहुत ही बड़ा है, ये तो बहुत बड़ा केक बन गया, मैंने तो बहुत छोटा सा बनाया था, ये तो बड़ा बन गया। अब आगे क्या होता है, देयरफॉर शी नीडेड अनदर एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, बट इट लुक्ड when she turned it over as large as the first had done। अब वो कहती है कि therefore she needed another, वो जो है क्या करती है, वो another लेती है, वो एक और लेती है,
सो अब वो क्या करती हैं, अब वो एक और जो है केक बनाने के लिए उसका मटेरियल, उसका जो डो बना, मतलब जैसे हम देखते हैं घर पे भी जब हम रोटी बनाने लगते हैं तो उसका जो हम डो बनाते हैं, सो उसके लिए यहाँ पे नीडेड बना वर्ड यूज़ किया गया है, टू मेड अ डो। यहाँ पे वर्ड मीनिंग में भी लिखा है नीडेड मीन्स मेड अ डो एंड स्टिल अ स्मॉलर वन। वो फिर से क्या करती हैं, वो छोटा सा ही वहाँ से मतलब वो डो बनाती हैं ताकि केक छोटा बने। बट इट लुक्ड when she turned it over, पर जैसे ही वो उसको बेक कर लेती हैं, जैसे ही वो उसको देखती हैं तो वो देखती हैं कि ये तो फिर से बड़ा बन गया, तो छोटा बन ही नहीं रहा है। फिर as large as the first had done, जैसा मैंने पहले बनाया था, छोटा बनाने की कोशिश की थी लेकिन बड़ा बन गया, सेम अभी वैसा ही हुआ है। इसके बाद होता है then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that। अब क्या होता है वहाँ पे, then she took a tiny scrap of dough। अब वो क्या करती है, वो पहले उन्होंने बहुत छोटा लिया था, वो टाइनी मतलब लिटिल से भी और छोटा, वो बहुत ही छोटा क्या करती है, डो बनाती हैं केक बेक करने के लिए और फिर उसको फ्लैट करने के लिए उसको रोल करती हैं, रोल टू फ्लैट इट। तो उनको उसको रोल करती हैं, जैसे हम खाना, जैसे हम रोटी भी बनाते हैं घर पे तो उसको फ्लैट करने के लिए उसको रोल करती हैं, सेम वो यही करती हैं, वो प्रोसेस अपनाती हैं, वो डो बनाती हैं फिर उसके बाद उसको रोल करती हैं उसको फ्लैट करने के लिए एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर। वेफर इज अ स्मॉल लीफ, मतलब कि एक स्मॉल लीफ जितना उसको थिन करने के लिए वो उसको क्या करती हैं, बेक करती हैं। फिर देन बट शी couldn't पार्ट विद दैट, जब उसको वो बेक कर लेती हैं देन ऑल्सो शी couldn't पार्ट विद दैट। अब शी couldn't पार्ट विद दैट मतलब यहाँ पे पार्ट वर्ड यूज़ किया गया है, टू शेयर विद समवन, मतलब वो फिर भी जब वो उनको बेक भी कर लेती हैं तब भी वो शेयर नहीं कर पाती हैं। मे बी उन्होंने लिटिल के बाद टाइनी भी लिया तब भी उनको वो बहुत बड़ा लगता है और वो उनको उसको भी शेयर नहीं करती हैं। अब आगे क्या होता है, for she said, my cakes that seemed too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf। अब यहाँ पर क्या होता है, वो कहती है, वो खुद ही से वो बात कर रही हैं, वो कहती है माई केक दैट सीम टू स्मॉल, वो कहती हैं जो मेरा केक बहुत ही स्मॉल लगता है मुझे, व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब मैं उन्हें खुद खाती हूँ तो मुझे वो बहुत ही छोटा लगता है, एंड येट टू लार्ज टू गिव अवे, लेकिन जब मुझे वो किसी को देना है तो मुझे बहुत ही बड़ा लग रहा है। सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ। अब यहाँ पर क्या पता लगता है कि वो जो विमेन है वो बहुत ही माइजर है, मतलब कंजूस है और वो बहुत ही ग्रीडी भी है, लालची भी है, क्योंकि वो खुद बोलती है अपने बारे में कि जब मुझे केक खुद खाना होता है तब तो मुझे बहुत छोटा लगता है, लेकिन अब मुझे इसे किसी के साथ शेयर करना है, मुझे किसी को देना है तो मुझे ये बहुत बड़ा लग रहा है। इसलिए वो उनसे शेयर, वो जो सेंट पीटर हैं वो उनके साथ वो केक को शेयर ही नहीं करती है और वो उसको शेल्फ के ऊपर रख देती हैं। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो गुड सेंट पीटर है वो बहुत देर से उस वुमेन को देख रहे होते हैं, क्योंकि वो अभी तक 3 बार डो बना चुकी हैं, फिर उसके बाद उसको रोल कर चुकी हैं। वो पहले लिटिल लेती हैं, फिर वो दोबारा लिटिल लेती हैं, मतलब लिटिल डो लेती हैं केक बेक करने के लिए, फिर दोबारा से लिटिल डो लेती हैं केक बेक करने के लिए, उसके बाद वो टाइनी स्क्रैप ऑफ डो लेती हैं दोबारा केक बेक करने के लिए, लेकिन वो फिर भी उसको शेयर नहीं करती हैं। शी कुडंट पार्ट विद दैट, वो उसके साथ शेयर कर ही नहीं पाती हैं क्योंकि उनको वो बहुत बड़ा लगता है। अब बहुत देर से जो है वो सेंट पीटर उनको नोटिस कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि क्या कर रही है वो वुमेन, तो मेरे साथ शेयर कर ही नहीं रही है, उससे मैंने केक मांगा है लेकिन वो मुझे नहीं दे रही है। अब उस टाइम पे क्या होता है, गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, अब वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो भूखे होते हैं और वो बहुत ही वीक हो गए होते हैं, उन्हें भूख लग रही होती है। एंड श्योरली सच अ वुमेन, अब वो कहते हैं एंड श्योरली सच ए वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, और जिस तरह से वे वुमेन बिहेव कर रही होती हैं, वो नहीं दे रही होती है मतलब केक को शेयर नहीं कर रही होती है, तो वो किसी भी मतलब सेंट के साथ में, मतलब किसी सेंट को गुस्सा दिलाने के लिए वो इनफ उनको प्रोवोक कर चुकी होती हैं। इसके बाद एंड ही सेड, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म
to have both food and shelter and fire to keep you warm. अब यहाँ पर देन क्या होता है, वो जो सेंट पीटर है जिनको बहुत गुस्सा आ गया है, अब वो कहते हैं उस विमेन को, यू आर फार टू सेल्फिश, तुम बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो एक ह्यूमन बीइंग बनने के लिए। इसका मतलब क्या है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो काइंड होने चाहिए, वो ऐसे होने चाहिए जो कि शेयर कर सके, जो कि हेल्प कर सके, लेकिन तुम उनके जैसी नहीं हो, तुम तो बहुत ही ग्रीडी हो, बहुत ही माइजर बिहेवियर है तुम्हारा, तो तुम्हें तो ह्यूमन होना ही नहीं चाहिए, तुम एक ह्यूमन बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुम्हारे पास फूड भी है, तुम्हारे पास शेल्टर भी है। टू फायर टू कीप यू वार्म, क्योंकि वो कोल्ड रीजन है, वहाँ पे बहुत ठंड होती है और विंटर्स में और भी ज़्यादा ठंड होती है, तो अपने आप को वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए तुम्हारे पास फायर भी है, तुम्हारे पास अपने आप को गर्म रखने के लिए फायर भी है, तुम्हारे पास शेल्टर भी है, तुम्हारे पास फूड भी है, तुम्हारे पास एक कॉटेज भी है, उसके बाद भी तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो। अब इसके बाद now you shall build as the birds do and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. अब वो कहते हैं now you shall build as the birds do, मतलब अब तुम्हें कैसा बनना पड़ेगा, अब जैसे बर्ड्स अपने लिए खुद घर बनाते हैं तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। एंड shall get your scanty food, मतलब वो कहते हैं अब जैसे बर्ड्स करते हैं अपना बहुत स्कैंटी के लिए है, मतलब अ लिटिल, मतलब अगर जैसे थोड़े सा खाने के लिए भी बर्ड्स को कितना घूमना पड़ता है टू सर्च फूड, तो कितना ज़्यादा उनको ढूंढना पड़ता है खाने को, और तुम्हें भी अब वैसा ही करना होगा, तुम्हें अपने लिए खुद घर बनाना होगा, क्योंकि तुम बहुत सेल्फिश हो, तुम्हें ह्यूमन होना ही नहीं चाहिए, तुम्हें एक बर्ड होना चाहिए। एंड बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग। अब यहाँ पर जो बोरिंग वर्ड यूज़ किया है वो उस बोरिंग के लिए यूज़ नहीं किया गया कि हम बोर हो रहे हैं, यहाँ पर बोरिंग वर्ड यूज़ किया है मेकिंग अ होल। जैसे हमने बर्ड को देखा है, वुडपेकर को, जब वो वुड के अंदर अपनी चोंच से कैसे होल करता है, यहाँ पर बोरिंग वर्ड उसके लिए यूज़ किया गया है, टू मेकिंग अ होल। मतलब कि अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जैसे वुडपेकर जो है फूड की सर्च में या जिस तरह से सारा दिन वो क्या करता है, वो वुड के अंदर होल करता है, तुम्हें भी बिल्कुल वैसा होना चाहिए। थोड़ा बहुत खाना मिलेगा तुम्हें, उसके लिए भी तुम्हें बहुत ढूंढना पड़ेगा और अपना घर खुद बनाना पड़ेगा, और तुम सारा दिन क्या करोगी, बोर करोगी, होल करोगी वुड के अंदर, ऑल डे इन द हार्ड वर्क करोगी ड्राई वुड, इन दी ड्राई वुड, मतलब वो वुड के अंदर जो वुडन स्टेम होती है ट्री की, उसके अंदर आपने देखा होगा कई बार कि वुडपेकर जो है वो होल करता है, तुम्हें भी अब वैसा ही करना पड़ेगा। देन up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she has changed to a bird. अब यहाँ पर क्या होता है, then she went through the chimney, never speaking a word. अब ये सब बातें जैसे भी विमेन सुनती है वो कुछ नहीं बोलती है, और एकदम से क्या होता है, क्योंकि वो कोल्ड रीजन है, वहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है, चिमनीज़ होती हैं, हमने कितनी बार मूवीज़ में भी देखा है या फिर हमारे घरों में भी होती है चिमनीज़। वो वहाँ पे क्या होता है, वो क्या करती है, वो चिमनी के अंदर जाती है और वो वहाँ से बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलती है। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपेकर, और जैसे ही वो चिमनी से बाहर निकलती है तो वो देखते हैं कि चिमनी से बाहर निकलते ही वो विमेन से वुडपेकर में कन्वर्ट हो जाती है, वो विमेन नहीं होती है, वो वुडपेकर बन जाती है। फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, क्योंकि वो अब चेंज में कन्वर्ट हो जाती है। अब शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम। अब यहाँ पर क्या होता है, शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, मतलब उसके पास जो एक स्कारलेट रेड कलर की कैप रह जाती है, सिर्फ वही उसके पास होती है, बाकी सब कुछ जो उसके क्लोथ्स होते हैं वो सब कुछ उस चिमनी के अंदर बर्न हो चुके होते हैं, और वो जैसे ही बाहर आती है एक वुडपेकर बन के, तो सिर्फ उसके हेड के ऊपर वही सेम स्कारलेट रेड कलर की कैप होती है, जब वो विमेन होती है उसके पास तब भी होती है। स्कारलेट यहाँ पर है ब्रिलियंट रेड, उसमें थोड़ा सा जो वो एक मतलब शेड है रेड का, जिसमें थोड़ा सा ऑरेंज कलर जो है वो मिक्स होता है, उसके लिए यहाँ पर स्कारलेट रेड यूज़ किया हुआ है। देन वो बोलते हैं कि जैसे हमने अभी बात की, उसके जितने भी कपड़े हैं वो सारे जो हैं वो जल गए होते हैं, वो बिल्कुल ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, उस फ्लेम के अंदर, उस फायर फ्लेम के अंदर वो बिल्कुल कोल की तरह ब्लैक हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं
and every country schoolboy has seen her in the wood where she lives in the tree till this very day, boring and boring for food. अब यहाँ पर बात होती है, कहते हैं कि जितने भी वहाँ पे स्कूल बॉयज़ हैं, जितने बच्चे हैं वहाँ पे, वो कहते हैं कि हम हमेशा उसको देखते हैं, क्योंकि उन सब ने वो स्टोरी सुनी है तो वो उसको देखते हैं। वो कहते हैं कि आज भी वो वुडपेकर, वो जो विमेन है जो वुडपेकर में कन्वर्ट हो गई थी, वो आज भी उन्हें वहाँ पर दिखती है। वेयर शी लिव्स इन दी ट्रीज, मतलब वो कहते हैं कि फिर हमें वो रोज़ वो वुडपेकर दिखती है और वो क्या कर रही होती है, वो ट्रीज़ में रहती है। टिल दिस वेरी डे, आज भी वो ट्रीज़ के अंदर ही रह रही है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, जैसे फूड के लिए वुडपेकर बोर करता है, वैसे वो भी बोरिंग एंड बोरिंग टू मेकिंग अ होल, वो क्या करती है, वो भी फूड के अंदर वैसे ही, फूड के सर्च में वो आज भी वैसे ही वुड के अंदर बोर करती है। और यहीं पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अगर हम बात करें इस स्टोरी की मोरल की, या फिर हम बात करें कि हमें इससे क्या लेसन मिलता है, सो आई होप यू वेरी वेल अंडरस्टैंड कि इससे हमें लेसन मिलता है कि हमें हमेशा नीडी पीपल के साथ या उसके साथ हमेशा अपना फूड हो, शेल्टर हो, हमेशा हमें शेयर करना चाहिए, हमेशा हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए। सो बात करते हैं लिटरेरी डिवाइसेस की जो इस पोएम में यूज़ किए हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है सबसे पहला जो लिटरेरी डिवाइस है वो है एनाफोरा। एनाफोरा हमने पहले भी बात की है, कोई भी ऐसा वर्ड जो कोई भी मतलब ऐसा साउंड या लेटर जो है वो किसी भी लाइन के मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव लाइंस में जब सेम वर्ड आता है तो उसके लिए यूज़ किया गया है, सेम साउंड आता है उसके लिए यूज़ किया जाता है एनाफोरा। जैसे अगर हम बात करें 12 पैराग्राफ की, उसमें है सेकेंड लाइन, फर्स्ट लाइन पहले पढ़ो, एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म। सो टू की अभी यहाँ पर ट साउंड सेम है, उसके बाद टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, सेकेंड और थर्ड लाइन में ट जो साउंड है वो दोनों में है, टू दोनों में सेम है। सो यहाँ पर जब 2 कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स में 2 सेम वर्ड या लेटर्स होते हैं तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है एनाफोरा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस की जो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, जब कोई भी 2 सेम साउंड से कॉन्सोनेंट वर्ड्स, सेम साउंड के कॉन्सोनेंट वर्ड्स जो हैं वो क्लोजली प्लेस्ड होते हैं, बहुत ही क्लोजली प्लेस्ड होते हैं, तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है एलिट्रेशन। और एलिट्रेशन हमें स्टार्टिंग में ही देखने को मिलता है, पूरी पोएम में हमें कई बार एलिट्रेशन देखने को मिलेगा, जिसमें जिससे हम बात करें अगर फर्स्ट पैराग्राफ की 4th लाइन की ही, सो बात करते हैं देन दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, दैट दे द साउंड सेम है, देन देम थ्रू, तो यहाँ पर भी द साउंड सेम है, तो दोनों में क्या यूज़ हो रहा है, एलिट्रेशन यूज़ हो रहा है। इसके बाद हम बात करें अगर सेकेंड पैराग्राफ की 1st लाइन, उसमें भी व्हेन दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर, तो इसमें भी द सेम साउंड है और काफ़ी बार जो है इस पोएम के अंदर एलिट्रेशन यूज़ हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है रिपीटिशन। रिपीटिशन की हमने पहले भी बात की है, जब हमें किसी भी वर्ड के ऊपर, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर हमें प्रेशर देना होता है, उस पर जब हमें किसी भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा समझाने के लिए कहा जाता है या फिर हम बात करें कि हमें उसको बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करना है, तो हम यूज़ करते हैं रिपीटिशन। जैसे हमने फर्स्ट लाइन में जो फर्स्ट 2 वर्ड्स हैं वो ही रिपीटिशन है, अवे अवे इन दी नॉर्थ लैंड। अवे जो है यहाँ पे रिपीट वर्ड्स है, रिपीटिशन है यहाँ पर, सो यहाँ पर जो है रिपीटिशन यूज हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं सिमिली। सिमिली होता है जब हमें किन्हीं भी 2 चीज़ों के अंदर कंपैरिजन करना हो, लाइक और एज वर्ड लगा के जब हम किसी भी 2 चीज़ों के अंदर कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पर यूज़ होता है सिमिली। जैसे कि अगर हम बात करें सेकेंड पैराग्राफ में, सो यहाँ पर जहाँ पे लिखा है 3rd लाइन में, एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप्स, मतलब वो यहाँ पर बियर कप्स के साथ वहाँ के जो छोटे बच्चे हैं उनको कंपेयर कर रहे हैं, एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप्स, मतलब वो कंपेयर कर रहे हैं वहाँ के जो मतलब जो बियर्स के कप्स होते हैं उनको चिल्ड्रंस के साथ, तो उनको वो चिल्ड्रन के साथ में कंपेयर कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम अब आगे बात करें, सो 9th पैराग्राफ में भी यूज़ हो रहा है, यहाँ पर यूज़ हुआ है एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, मतलब वो कहते हैं कि उसको बहुत पतला बनाती है, वो बेक को वो डो को रोल करती है पहले और उसके बाद उसको बेक करके वो इतना पतला बनाती हैं, बिल्कुल एक वेफर की तरह, एक स्मॉल लीफ के जितना पतला उसको वो कर देती हैं केक को।
सो यहाँ पर भी यूज़ हुआ है सिमिली। इसके बाद आगे यूज़ हुआ है सिमिली 15th पैराग्राफ में। यहाँ पर जैसे 4th लाइन में अगर हम बात करें, ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, जहाँ पे वो बात करते हैं जैसे ही वो जो वुमेन है वो चिमनी में जाती हैं वो, और उसके बाद टॉप से वो वुमेन कन्वर्ट हो जाती है, जब वो बाहर आती है तो बिल्कुल वुडपेकर बन जाती हैं और उनके जितने भी कपड़े हैं वो सारे बिल्कुल आग में जल जाते हैं। तो यहाँ पर यूज़ हुआ है ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, मतलब वो इतने ब्लैक हो जाते हैं जैसे कि कोल होता है। ये हो गया। इसके बाद बात होती है इंजैबमेंट की। इंजैबमेंट होता है जब हम किसी भी पंक्चुएशन को यूज़ नहीं करते, सेम लाइन के अंदर हम कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करते हैं या फिर हम उसमें कोई फुल स्टॉप, कोई पंक्चुएशन मार्क कुछ भी यूज़ नहीं करते। सो वहाँ पर यूज़ होता है इंजैबमेंट। और इस पोएम के अंदर कई जगह पे इंजैबमेंट लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है। जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट पैराग्राफ की ही, सो वहाँ पर ही अगर हम बात करें 3rd लाइन, एंड नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, इसमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं हुआ है। उसके बाद 2nd लाइन पे आते हैं, दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। इसमें ये बात करते हैं कि वो जो नाइट्स होती हैं वो इतनी लॉन्ग होती हैं, इतनी लेंदी होती हैं, इतनी लंबी होती हैं कि वहाँ पर पूरी रात तो कोई सो ही नहीं सकता है। सो ऐसे ही इस पूरी पोएम के अंदर कई बार जो है इंजैबमेंट यूज़ किया गया है लिटरेरी डिवाइस। जैसे कि अगर हम बात करें आगे भी तो 3rd पैराग्राफ में भी यूज़ हुआ है, एंड येट यू मे लर्न अ लेसन। यहाँ पर कोई पंक्चुएशन नहीं है। उसके बाद है इफ आई टेल द टेल टू यू, मतलब नेक्स्ट लाइन पर आके ये लाइन जो है पूरी कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पर यूज़ हुआ है इंजैबमेंट। इसके बाद बात करते हैं राइमिंग स्कीम की। सो मेन जो राइमिंग स्कीम इस पोएम के अंदर यूज़ हुई है वो है ए बी ए बी। ए बी जो है इस पोएम के अंदर राइमिंग स्कीम यूज़ हुई है। सो ये हमने बात की इस पोएम के अंदर, हमने पूरा पोएम कवर अप किया। द लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड हमने वर्ड मीनिंग्स कवर अप किए, हमने वर्ड टू वर्ड पूरी लाइन टू लाइन जो है हमने समरी की। इसके बाद हमने लिटरेरी डिवाइसेस किए हैं और हमने फीब कैरी के बारे में, जो इस पोएम की जो ऑथर हैं, जो पोएट हैं, हमने उनके बारे में भी अच्छे से पढ़ा है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द पोएम एंड यू विल बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन effortlessly. And whichever the points I have cleared here are well discussed in our DNA guides. So for more updates, for more information, you can go to our websites www.dnaeducation.com. Thank you so much.